Hello my dear CA Foundation students, I am CA Saili Limay, founder and accounts faculty at CA Saili Success Mantra Professional Academy. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस विथ रीजन फॉर ऑल द टॉपिक्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द मॉड्यूल 2. सो ICAI का जो मॉड्यूल है उसमें मॉड्यूल 2 में फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर टॉपिक के ट्रू और फॉल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये वीडियो. सो वी विल फर्स्ट कंप्लीट मॉड्यूल 2 टॉपिक्स एंड देन वी विल गो टू मॉड्यूल 1 टॉपिक. सो हम सिर्फ क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रू और फॉल्स. ओके, एंड आपको क्या काम करना है? अगर कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने को आ गए या आपने उसके रॉन्ग आंसर्स निकाले हैं तो वो ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट मार्क करो. ओके, सो आपको लास्ट डे को रिवाइज करते वक्त सारे ट्रू और फॉल्स नहीं करने पड़ेंगे. आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं उतने ही आपको करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन, द इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. सो इनकम स्टेटमेंट का ही मीनिंग होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इनकम स्टेटमेंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो रीजन कैसे लिखना है देखो. ट्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. सो जब भी आंसर ट्रू होता है उस केस में क्या होता है, जो क्वेश्चन की लाइन है ना थोड़ा बहुत वैसी ही लाइन आपको रीजन में लिखनी पड़ती है. ओके, सो कॉपी पेस्ट पूरा मत करो. यहाँ पर उन्होंने इनकम स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने रिप्लेस किया इनकम स्टेटमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट और लॉस. ओके, नेक्स्ट, गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. सो जो गेन होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, it is not considered as revenue of the business. So revenue of the business means income of the business. So जो भी आपको प्रॉफिट होगा ऑन सेल ऑफ एसेट वो बिजनेस का इनकम नहीं है, ऐसा सेंटेंस है. तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है. करेक्ट, इट इज द इनकम ऑफ द बिजनेस. ओके, बट वो रेवेन्यू कैसा है? रेवेन्यू के दो टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट. तो ये टाइप का जो इनकम है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट. सो ये इंपॉर्टेंट मार्क करो. गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है. इट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. ओके, गेन फ्रॉम द सेल और एक्सचेंज ऑफ एसेट्स आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, बट this revenue not in the ordinary course of business, so it is capital receipt. ये आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा तो ही 2 out of 2 आपको मिलेंगे. नेक्स्ट, द सैलरी पेड इन एडवांस, ओके, प्रीपेड सैलरी मतलब is not an expense because it neither reduces asset nor increases liabilities. Yes, सो ये क्या है? ट्रू है सेंटेंस. प्रीपेड सैलरी क्या है? सैलरी पेड इन एडवांस मतलब ही प्रीपेड सैलरी. प्रीपेड सैलरी इज एन एसेट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. द सैलरी पेड इन एडवांस इज एन एसेट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस बिकॉज इट नाइदर रिड्यूसेस एसेट नॉर इंक्रीजेस लायबिलिटीज. ओके, नेक्स्ट, जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगा है तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो. अ लॉस, फोर्थ क्वेश्चन, अ लॉस इज एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट ब्रिंग एनी बेनिफिट टू द कंसर्न. सो हमने मैचिंग कंसेप्ट देखी है. सो मैचिंग कंसेप्ट में क्या करना है? इयररिंग्स मैच नहीं करने हैं विथ ड्रेस. ओके, सो मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है? अकाउंट्स में मैचिंग कंसेप्ट क्या होती है कि आपको एक्सपेंडिचर मैच करने हैं विथ रेवेन्यू. आपने जो इनकम अर्न किया है वो इनकम अर्न करने के लिए आपको क्या क्या एक्सपेंस करने पड़े पहले. ओके, तो जो लॉस होता है उसके लिए कंसर्न्ड इनकम तो कुछ नहीं है. दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज ट्रू. अ लॉस इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस विच डज नॉट ब्रिंग एनी रेवेन्यू टू द बिजनेस, which does not bring any gain to the business. Fifth,
all liabilities which become due for payment within the year are classified as long term liabilities. Okay, so ये आपको पता है, easy है ये. This is false. All liabilities which become due for payment within 1 year are classified as current liabilities. Okay, जो आपको difficult लग रहे हैं वो सिर्फ mark करके रखो. So fourth आपको important mark करना है तो करो. Then sixth, the term current asset is used to designate cash and other assets or resources which are reasonably expected to be realized or sold or consumed within 1 year. So this sentence is true. Current assets are all the assets which are expected to be realized or sold or consumed within 1 year. Okay, so generally true के केस में वही sentence repeat करना पड़ता है. 7, an asset gives rise to expenditure when it is acquired and to an expense when it is consumed. So this sentence is true. Okay, 7th important mark करो. This sentence is true when asset is purchased, capital expenditure is incurred. Okay, कौन सा expenditure incur करते हैं हम? Capital expenditure. And when the asset is put to use, expenses are incurred in consumption. So when the asset is put to use, depreciation स्टार्ट होता है, उसके बाद रिपेयर्स मेंटेनेंस स्टार्ट होता है, तो ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है. एंड व्हेन वी परचेज द एसेट देयर इज अ एक्सपेंडिचर विच इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. चलो 7th इंपॉर्टेंट मार्क करो. 8, इफ द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस where the benefit has already expired, then it is treated as an expense. Okay, so 2-3 बार पढ़ो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा. If the balance of an account on the debit side of the trial balance, so trial balance में एक अकाउंट है, उस अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है. सो वो अकाउंट कौन से साइड को होगा? डेबिट साइड को. सो where the benefit has already expired, then it is treated as an expense. So उस अकाउंट को हम expense अकाउंट बोलेंगे अगर हमें बेनिफिट ऑलरेडी रिसीव हुआ है या एक्सपायर्ड हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज ने आपको सर्विसेज दिए, मतलब बेनिफिट रिसीव, यू पेड सैलरी. सो सैलरी क्या है? एक्सपेंडिचर. ओके, रेंट पे किया आपने, सो आपने प्रीमाइसेस यूज किया, सो बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर्ड है एंड आपने रेंट पे किया, so it is expenditure. So this sentence is true. 8 भी important mark करो. True, debit balance of accounts are treated as expense whose benefit is already received or expired. 9th, sales less cost of goods sold is equal to gross profit. This is true. ओके, सो ये कैसे लिखना है? उन्होंने फॉर्मूला में लिखा था, तो हमें वही सेंटेंस में लिखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड by deducting cost of goods sold from sales. Okay, 9th easy था. 10th, if the debit side of trading account exceeds its credit side, then the balance is termed as gross profit. So this is false. If the debit side of trading account exceeds its credit side, then the balance is termed as gross loss. 11, the provision for bad debts is debited to sundry debtors account. Is debited to sundry debtors account. This is false. It is debited to profit and loss account. Correct. So 11th is false. The provision for bad debts is debited to profit and loss account. मतलब एंट्री क्या होगी? Profit and loss account debit to provision for doubtful debts. And in the balance sheet, it is shown either on liability side or deducted from the head of debtors. So हम क्या करते हैं? जनरली we deduct it from the debtors on the asset side. Okay, so false, it is debited to profit and loss account. ये रीजन लिखना है. And second, it is deducted from debtors on the asset side in the balance sheet. 12th, the provision for discount on creditors is often not provided in keeping with the principle of conservatism. So this sentence is true. Okay, this sentence is true. According to the provision of conservatism, comma, provision is maintained for the losses to be incurred in future.
ओके, सो प्रोविजन हम जो क्रिएट करते हैं वो किसके लिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। सो फ्यूचर में लॉस होगा उसके लिए हम प्रोविजन करते हैं, करेक्ट। एंड ये जो है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मतलब ये क्या होगा, सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम होगा फ्यूचर में। सो फ्यूचर में जो इनकम होगा उसकी हम प्रोविजन नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ओके, कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है ऐसे आपको लग रहा है तो उसको रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में आपको कुछ इनकम एस्टिमेट आप कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं करना है, कंजर्वेटिव रहो। ओके, सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज एन इनकम, सो प्रोविजन इज नॉट मेंटेन्ड। ठीक है, सो ये भी 12th इंपॉर्टेंट मार्क करो, 11 भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो करो। 13, द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ओके, पहले ही बैड डेट्स हो चुके हैं, मतलब आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड किया है बट सब्सिक्वेंटली बाद में अचानक उसके पास पैसे आ गए एंड वो बैड डेट्स आपने रिकवर किए तो डेटर्स अकाउंट नहीं क्रेडिट करना है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, करेक्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सो दिस 13 इज फॉल्स। द डेट्स रिटर्न ऑफ एज बैड if recovered subsequently are credited to bad debts recovered account and it becomes the income. 14, the adjustment entry in respect of income received in advance is debit income received in advance account and credit income account. Okay, मतलब वो क्या बोल रहा है, अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव्ड हुआ है तो उसकी एंट्री वो बोल रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ओके, तो दिस इज नॉट ए एंट्री, ये एंट्री होती है नेक्स्ट ईयर। अभी के ईयर में आपको क्या करना होता है, करेक्ट, यू डिडक्ट फ्रॉम इनकम अकाउंट। सो 14th का आंसर है फॉल्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज रिड्यूस्ड from the concerned income in the profit and loss account and it is shown as liability, as current liability under the current balance sheet. Okay, so दो effects क्या हुए, reduce from the concerned income in the profit and loss account and in balance sheet show as current liability. So 14 भी important mark करो। 15, प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये आपको पता है दिस इज पर्सनल एक्सपेंस, लाइफ पॉलिसी ऑफ प्रोप्राइटर, सो इट इज ड्रॉइंग, सो इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, सो दिस इज फॉल्स। 16, डेप्रिसिएशन अकाउंट appears in the trial balance is taken only to profit and loss account. So अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट्स होते हैं उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट देना होता है एंड जो एडजस्टमेंट में होते हैं उसके दो इफेक्ट्स आते हैं। ओके, रीजन क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस में आए हैं उसका एक इफेक्ट हो चुका है, एक ही इफेक्ट देना बाकी है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कहां से आया, ट्रायल बैलेंस के में आने के लिए एक ही रोड है, वो रोड पता है सबको, पहले जर्नल एंट्री होती है फिर वो जाता है लेजर में एंड लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ये एक ही रोड है, एक ही पाथ है ये। ओके, सो वो ट्रायल बैलेंस में अकाउंट आया है मतलब वो जर्नल लेजर थ्रू आया है, मतलब उसका लेजर अकाउंट बना है एंड लेजर अकाउंट बना है मतलब ही उसकी कुछ तो जर्नल एंट्री हुई है। तो क्या जर्नल एंट्री हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट मतलब वो एसेट से रिड्यूस हो गया है। सो अभी एक ही इफेक्ट देना बाकी है कि P&L को डेबिट करना बाकी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू, डेप्रिसिएशन अकाउंट अपेयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो रीजन देखो कैसे लिखना है, ट्रू, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ईच ऑफ द एसेट ऑन अ सर्टन परसेंटेज, डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट by crediting the respective asset. If it appears in the trial balance then it is taken only to profit and loss account. Okay, आपने इतना बड़ा नहीं लिखा तो भी चलेगा, मैंने जो आपको रीजन बताया उतना लिखा तो भी सफिशिएंट है। 17,
personal purchases included in the purchases day book are added to the sales account in the trading account. Okay, purchases, personal purchases अगर purchase day book में है तो आप क्या करोगे, purchase account से reduce करोगे, you will not add it to sales account ना. So 17 का आंसर क्या है, false. Personal purchases included in purchase day book are deducted from purchase account in the trading account. Okay, so purchase day book का टोटल कहाँ पे जाता है, purchase account को जाता है, वो पता है आपको. 18. Medicines given to the office staff by a manufacturer of medicines will be debited to salaries account. So जो medicines का manufacturer है उसने क्या किया, उसका जो स्टाफ था, ऑफिस स्टाफ, उनको मेडिसिन दिए. ओके, तो वो जो मेडिसिन दिए विल बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट. तो द सेंटेंस इज ट्रू. एनी बेनिफिट गिवन टू द स्टाफ इज डेबिटेड टू द सैलरी अकाउंट. क्यों दिए, क्योंकि सर्विसेज दी थी एम्प्लॉयज ने, तो अगेंस्ट सर्विसेज कैश में सैलरी देने की जगह ये मेडिसिन दिए मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन ने. ओके, अगर यहाँ पर गिफ्ट ऐसे वर्ड मेंशन है, गिफ्ट गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर दिवाली एक्सेट्रा, तो उस केस में वो सैलरी अकाउंट को नहीं डेबिट होगा, वो डेबिट होगा गिफ्ट अकाउंट को. बट गिफ्ट वर्ड मेंशन नहीं है तो उसको सैलरी ही ट्रीट करना है. 19. Goods worth ₹600 taken by proprietor for personal use should be credited to capital account. आप सबको पता है इसका आंसर. The answer is false. It should be debited to capital account. Okay, it is drawings and credit करना है क्या, credited to purchases account, क्योंकि goods take over किए हैं. So 19 का आंसर false है. Goods taken by proprietor for personal use should be credited to purchase account as less goods are left in the business for sale. So purchase account credit करना है. If closing stock appears in the trial balance, the closing inventory is then not entered in the trading account. It is only shown in the balance sheet. देखो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आया, ट्रायल बैलेंस में. 11th-12th में ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आता था. ओके, आपके एडजस्टमेंट्स में ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए रहते हैं उसमें फर्स्ट एडजस्टमेंट रहती थी हमेशा क्लोजिंग स्टॉक इतना इतना है. ओके, बट अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आया तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में अगर आया तो एक ही इफेक्ट देना है. एक इफेक्ट क्या देना है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड को दिखेगा वो. ओके, सो एक ही इफेक्ट क्यों देना है, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है. सो एक इफेक्ट ऑलरेडी कैसे हुआ, ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आया मतलब लेजर अकाउंट हो गया है क्लोजिंग स्टॉक का. एंड लेजर हुआ मतलब कुछ तो जर्नल एंट्री हुई है. तो जर्नल एंट्री क्या हुई है, देखो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. ओके, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करने की जगह अगर परचेसेस अकाउंट क्रेडिट किया है तो फिर से ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक लेने की जरूरत नहीं है. ओके, क्योंकि आपने परचेसेस अकाउंट से ऑलरेडी रिड्यूस किया है. यस, सो 20 का आंसर है ट्रू. द क्लोजिंग स्टॉक appears in the trial balance only when it is adjusted against the purchases by passing the entry. और वो एंट्री क्या है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट and it's shown only in the balance sheet. ओके, सो अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो इंपॉर्टेंट मार्क करो. 20, 18 भी अलग है, 17 भी अलग है. सो जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं आप इंपॉर्टेंट मार्क करो. जो आपके लिए वेरी इजी है वो मार्क नहीं किए तो भी चलेगा. सो आपको अभी सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल गए फॉर लास्ट डे रिविजन. यस, सो ये हुआ यूनिट 1 ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. Yes, now we will start with the second unit of final accounts of sole proprietor, जो क्या है, मैन्युफैक्चरर का अकाउंटिंग. ओके, सो इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले आता है, देन ट्रेडिंग P&L अकाउंट आता है. करेक्ट, तो इसके ट्रू और फॉल्स देखते हैं. सो पहला ट्रू और फॉल्स, बाय प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर. सो द सेंटेंस इज
फॉल्स। ओके, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, वो अनइंटेंशनली सेम प्रोसेस थ्रू प्रोड्यूस होता है। ओके, एंड वो बहुत ही छोटा होता है। सो उस केस में most of the time byproducts are valued at net realizable value, not whichever is lower, because byproducts जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो सेम प्रोसेस थ्रू होते हैं, तो उसकी अलग से कॉस्ट निकालना डिफिकल्ट होता है। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। बाय प्रोडक्ट्स जनरली हैव इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट, देयरफॉर दे आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज NRV। सेकेंड, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। सो प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं निकालते हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, वी कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू डिटरमाइन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स for assessing the cost effectiveness of manufacturing activities. For assessing मतलब for determining, for calculating the cost effectiveness of manufacturing activities. So cost effectiveness मतलब manufacturing activities करके कितनी cost आपको आ रही है. So whether you are able to incur that cost. Okay, so ये compare करते हैं आगे के डिसीजंस के लिए कि आपको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कम कॉस्ट लग रही है या वो प्रोडक्ट आपने परचेस किया तो कम कॉस्ट लग रही है। ओके, सो इसलिए परचेस करके कितनी कॉस्ट लगेगी एंड मैन्युफैक्चर करके कितनी कॉस्ट लगेगी, इस टाइप के डिसीजंस लेने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए एंड उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। यू कैन मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो। थर्ड, इफ देयर रिमेन अनफिनिश्ड गुड्स एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट ऑफ सच अनफिनिश्ड गुड्स इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो अनफिनिश्ड गुड्स का मीनिंग क्या है? अनफिनिश्ड गुड्स मतलब ही वर्क इन प्रोग्रेस, करेक्ट। सो ये ट्रू है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विथ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो कुछ भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस का, तो वो हम कहाँ पर दिखाते हैं? इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नेक्स्ट, फोर्थ, रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सो ये क्या है? जिनको फॉर्मूला पता है उनको पता है। दिस सेंटेंस इज ट्रू। सो ट्रू के केस में वही लिखना है, वहां पर फॉर्मूला में था, यहाँ पर सेंटेंस में लिखना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम इज अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड परचेसेस। ओके, नेक्स्ट, fifth, the trading account will show the quantities of finished goods, raw materials and work in progress. So ये sentence false है। trading account में सिर्फ quantity दिखती है finished goods की, not raw material and work in progress. So this is false. Yes, so false. The trading account will show the quantities of finished goods manufactured and sold and the opening and closing inventory. So finished goods कितने manufacture किए, कितने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में है एंड कितने सेल किए, एंड इट विल नॉट शो द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो कहाँ पर आता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, करेक्ट। 6, ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सेंटेंस फॉल्स है। दिस इज द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट expenses. False. Overhead is defined as the total cost of indirect material, indirect wages and indirect expenses. Okay, so I hope so ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा फटाफट ट्रू और फॉल्स करने के लिए। सो अगर आपको बेनिफिट हुआ है इसका तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होना चाहिए। सो शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम फ्रेंड्स so that they can revise true और false फटाफट। आपको पता है कि ट्रू और false का जो
क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है एंड उसमें ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल गए 12 आउट ऑफ 12, तो चेकर बड़ा ही इंप्रेस होने वाला है। ओके, सो सारे टॉपिक्स के ट्रू और फॉल्स हम करने वाले हैं। इस वीडियो में से फाइनल अकाउंट्स का किया है, बट नेक्स्ट टॉपिक्स भी आ रहे हैं, सो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। सब्सक्राइब करो चैनल को तो आपको सारे टॉपिक्स के ट्रू एंड फॉल्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।